पहले दिन सुनवाई शुरू हुई तो उसमें अटॉर्नी जनरल का ये वक्तव्य था कि केदारनाथ का जो जजमेंट है उसको रिकंसिडर करने की जरूरत नहीं, केदारनाथ का जजमेंट बिल्कुल ठीक है और हमारे देश के अंदर सेडिशन जैसे अपराध का रहना जरूरी है। उन्हीं की बात को फिर सॉलिसिटर जनरल ने अपने एफिडेविट के अंदर कहा। ये दोनों एफिडेविट करने के बाद में ये हुआ कि ये इसकी सुनवाई 3 जज करेंगे या ये 5 जजेस को रेफर होना चाहिए, ये क्वेश्चन था जिस क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कशन होना था, लेकिन बीच में ये एक एफिडेविट आ गया। अब ये जो एफिडेविट है इसके अंदर अगर हम ध्यान से पढ़ें, वो मेरे सामने रखा हुआ एफिडेविट के अंदर उन्होंने ये कहा कि इस तरह के अपराध का रहना तो जरूरी है। ये उनके एक पैरा के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई देश के खिलाफ कुछ बोलता है तो इस तरह के अपराध का रहना जरूरी है, लेकिन सेडिशन क्योंकि ये पुराना कॉलोनियल पीरियड का अपराध एक तरीके से है, तो इसके बारे में सरकार विचार करेगी कि क्या करना चाहिए। अब इसमें यह बिल्कुल क्लियर नहीं है कि विचार करने का अर्थ क्या हुआ, क्योंकि अगर सेडिशन जो रीड डाउन किया था केदारनाथ में, उसके रीड डाउन करने के बावजूद भी लोगों के ऊपर केसेस तो लगते ही हैं, और केसेस लगने के बाद में आप इसको प्रूव करते रहिए कि उसमें इंटेंशन थी या नहीं, उसके वजह से कोई वायलेंस हुआ, ट्रिगर हुआ नहीं हुआ, वो सारी चीजें उसके वजह से सालों तक लोग जेल के अंदर पड़े रहते हैं। तो ये जो एफिडेविट दिया है, इस एफिडेविट की कोई मंशा मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि आज जब इसके ऊपर डिस्कशन हुआ तो कोर्ट ने यही बोला कि अगर आपने एफिडेविट दिया है तो आप स्टेट्स वगैरह ये इस तरह की अंडरटेकिंग दें कि इस तरह के कोई अपराध होगा उसको रजिस्टर नहीं करेंगे, एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर सॉलिसिटर जनरल ने कहा मुझे टाइम दो, तो कल ये मैटर लगा हुआ है। अब इसके अंदर यह है कि देखिए, अगर मान लो आईपीसी का ऑफेंस है तो आईपीसी के ऑफेंस को रिपील करने के लिए तो पार्लियामेंट में ही जाना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव अगर अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट देती है तो एग्जीक्यूटिव का स्टेटमेंट तो यही हो सकता है कि वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो ये समझ में नहीं आता। दूसरा ये भी समझ में आता है कि क्या इस तरह के एफिडेविट को फाइल करने की मंशा ये थी कि सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसकी हेयरिंग जल्दी ही करना चाहता था, ये देखते हुए कि इसका बड़े पैमाने के ऊपर अब्यूज हो रहा है पूरे देश के अंदर, तो उसको डिले करने का क्या ये एक तरीके से ये मंतव्य है इस एफिडेविट को फाइल करने का। अब कल ये बात साबित होगी, क्योंकि कल उनको स्टेटमेंट देना पड़ेगा, उससे समझ में आएगा कि इनकी मंशा क्या है। अगर वो स्टेटमेंट ये देते हैं कि इसके तहत हम किसी भी एफआईआर को इन फ्यूचर लॉन्च नहीं करेंगे, तो कुछ बात समझ में आती है कि जब तक इसके बारे में डिसीजन नहीं होता तब तक ये लॉन्च नहीं करेंगे, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो इसका तो यही एक्सप्लेनेशन एक तरीके से हो सकता है। लेकिन इसमें पारिक साहब, इसके अंदर जो केस कोर्ट किया जाता है और कहा जाता है कि भाई इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कशन हो चुका है, और डिस्कशन होने के बाद में बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन की बेंच ने इसके ऊपर निर्णय दे दिया है, तो क्या आपको भी लगता है कि उस निर्णय के ऊपर रिव्यू करने की जरूरत है? देखिए, वो जो निर्णय है केदारनाथ का, पीयूसीएल ने भी अपनी याचिका फाइल की है और हम लोगों ने उसको ड्राफ्ट किया और बताया किस तरीके से केदारनाथ का जो जजमेंट है उसके अंदर जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर डेवलपमेंट हुआ, वो जो डेवलपमेंट है वो उसके अंदर उसके हिसाब से केदारनाथ का जो जजमेंट है वो अपने में गलत साबित होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, केदारनाथ के जजमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके पहले जो राम मनोहर लोहिया का एक जजमेंट था और 2-3 जजमेंट और भी हुए थे, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। उसमें कहीं पर भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स हैं उसका कोई जिक्र नहीं है। और उसके अंदर जो फेडरल कोर्ट है, उस फेडरल कोर्ट की ने जो निर्णय लिया था, उस निर्णय को मानते हुए उन्होंने कहा कि ये निर्णय अगर माना जाए तो जो इंग्लिश लॉ के अंदर सेडिशन माना जाता है, मतलब ये कि उसके अंदर इंटेंशन और ये कि उनकी मंशा थी या नहीं, उस तरीके की बात को लेकर के उन्होंने कहा मान लेंगे तो ये उसके अनुरूप होगा। तो फेडरल कोर्ट की बात को मान करके उन्होंने ये फैसला दिया केदारनाथ के अंदर। उसके जो नेक्स्ट पैरा है उसके अंदर लिखा कि अगर हम लिटरल उसका इंटरप्रिटेशन करें, मतलब सेडिशन की जो परिभाषा है उसको वैसे देखें, तो ये बिल्कुल साबित हो जाएगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये उस जजमेंट में लिखा हुआ है कि फिर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सस्टेन करना मुश्किल होगा। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि केदारनाथ का जो फैसला फेडरल कोर्ट के जजमेंट के बेसिस के ऊपर है, वो
पूरा बेसिस ही उसके अंदर गलत है। और वो जो उसका नेक्स्ट पैरा है उस बात को साबित करता है कि हमें जब इस तरह के देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, तो हमें आर्टिकल 19 को देखना पड़ता है और 19(2) के अंदर क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो 19(2) के अंदर जो रेस्ट्रिक्शन जैसे सेडिशन, जब अनअमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन था तो उसके अंदर सेडिशन उन्होंने इंक्लूड किया हुआ था। डिबेट के बाद में सेडिशन को हटा दिया। तो सेडिशन जब वहां से हट जाता है तो क्वेश्चन ये है कि जैसे इनके अंदर बहुत सारे शब्दों को यूज किया उन्होंने कि डिसअफेक्शन को यूज किया हुआ है, डिसलॉयल्टी को यूज किया हुआ है। इस तरह के जितने भी शब्द हैं उसका 19(2) आर्टिकल 19(2) में कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो अगर इस तरह के शब्दों से अगर आप किसी व्यक्ति के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को प्रभावित करते हैं तो वो अपने में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये प्रोविजन अगर हम देखें तमाम जो अभी लॉ डेवलप हुआ है मेनका गांधी के बाद में और अभी पुत्तस्वामी को जो जजमेंट आया उन सबको लेते हुए, तो ये केदारनाथ का जो जजमेंट है अपने में बिल्कुल मतलब अब सस्टेन नहीं कर सकते उसको। ये मानना पड़ेगा कि ये गलत है। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि अगर आप आर्टिकल 19 के बेसिस पे नहीं जाते, जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है, तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के बेसिस के ऊपर आप 3 जजेस भी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। पहला आर्ग्यूमेंट हमारा ये है कि 3 जजेस भी इसको डिसाइड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किया जाए, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर होता है तो नेचुरली ये केदारनाथ का जजमेंट अपने में सस्टेन नहीं कर पाएगा और 124A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना पड़ेगा। पॉलिटिकल टूल के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है संजय पारिक साहब कि अगर शब्द बदल देंगे, सेडिशन जो है उसकी या तो व्याख्या उसकी बदली जाए या उस शब्द को बदला जाए, तो क्या मतलब इतना सा मामला है क्या? नहीं, शब्द को बदलने से कुछ नहीं होगा। शब्द को बदलने से तो कोई होगा नहीं। शब्द को बदलेंगे तो इसके अंदर जैसे एक शब्द आता है डिसअफेक्शन आता है। महात्मा गांधी ने कहा कि किसी को अफेक्शन शो करना है नहीं करना है, तो ये तो मेरी मर्जी होगी। कोई जबरदस्ती तो मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं किसी को प्यार करूं, उससे अपना अफेक्शन शो करूं या मैं अपनी लॉयल्टी शो करूं। तो ये जो लॉयल्टी और अफेक्शन जैसी चीजें हैं, ये इसके अंदर तो कोई मायने नहीं रखती। और इन शब्दों को अगर आप निकाल देंगे तो ये जो देशद्रोह जैसी बात है ये तो इसके अंदर से खत्म हो जाएगी। तो शब्दों के बदलने से कुछ नहीं होगा। सेडिशन की जगह आप दूसरे शब्द ले आए, अगर उन्हीं वर्डिंग्स को रखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उन्हीं चीजों को लेकर के एक नया जामा पहना करके लोगों के सामने ला रहे हैं। ये तो जो इसकी पूरी जो परिभाषा और जो इंटेंशन है, जिस तरीके से 124A ड्राफ्ट हुआ है उसको हटने की जरूरत है। और अगर हम 124A की परिभाषा को समझें तो वही परिभाषा को आप दूसरा जामा नहीं पहना सकते, क्योंकि फिर क्वेश्चन वही आएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं कि क्या 19(2) के अंदर ये सारे एक्सेप्शंस हैं नहीं। आप कैसा भी जामा पहना दें, घूम फिर करके बात वहीं पर आएगी जहां पर हमें कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को टेस्ट करना पड़ेगा उसका। जी, आपसे आखिरी सवाल की जो हमारे जो नए चीफ जस्टिस साहब, नए मतलब जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनसे बड़ी अपेक्षा है और लोगों को लगता है कि वो इसको बदलना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनके रहते हुए इसमें कुछ परिवर्तन हो पाएगा क्या? जब तक वो चीफ जस्टिस हैं, जितना उनका कार्यकाल है उसको लेकर के उनके सामने आप उम्मीद क्या कर रहे हैं? जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इसके बारे में टिप्पणियां तो जरूर की हैं और आज की हियरिंग के अंदर भी उन्होंने बताया कि जिस तरीके से इसका अब्यूज होता है वो अब्यूज ठीक नहीं है। तो अब उनके कार्यकाल के अंदर ऐसा लगता तो है कि इसके बारे में जो बहस है वो बहस जल्दी होनी चाहिए। ऐसी मंशा लगती है कि इसके बारे में डिसीजन जल्दी करने की उनकी इच्छा है।